नमस्कार मित्रों। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उसकी अवधारणा और उसके सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे थे और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको शिक्षा पर भी समझाया, मनोविज्ञान पर भी समझाया, लेकिन अब हम अपने मूल विषय पर, अपने मूल मुद्दे पर आ रहे हैं और हमारा मूल विषय क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। समझ में आना चाहिए शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो अब ये भी समझ में आए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। मैं बताना चाह रहा हूं हमारे साथियों को, शिक्षा, जब मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति के, एक बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना है, तो बालक या व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन की, व्यवहार में सुधार की उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। लेकिन आपको जानकारी हो, व्यक्ति के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। हम लोग शिक्षा को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हम बात कर चुके हैं कि शिक्षा में परिमार्जन लाना, शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा में शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में परिमार्जन लाना, ये प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है कि जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन लाने का प्रयास किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने का प्रयास किया जाता है, जब किसी बालक के व्यवहार को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग अक्सर शिक्षा शब्द की बात करते हैं। लेकिन जब मनोविज्ञान शब्द आता है तो मनोविज्ञान अपने आप में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो हम मनोविज्ञान कहते हैं। आपको जानकारी हो, मनोविज्ञान की जो वर्तमान परिभाषा है वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना, वो अपने आप में क्या है? मनोविज्ञान है। मैंने दो डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको समझाई है, एक शिक्षा की परिभाषा और दूसरी मनोविज्ञान की परिभाषा। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में जब परिमार्जन लाने की कोशिश करते हैं तो वो शिक्षा होती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन आज हम इन दोनों शब्दों को जॉइंट कर रहे हैं और इन दोनों शब्दों को जॉइंट करके मैं ये कहूँगा कि हमने किसी बालक या किसी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया और किसी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जो हमने खोजें की, जो हमने अनुसंधान किए, जो हमने रिसर्च करा, उस रिसर्च के जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों का जब हम शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति या बालक के व्यवहार में परिमार्जन लाया जा सकता है। अब देखिए, जॉइंट हो गई कि नहीं हो गई दोनों बातें? मनोविज्ञान क्या है? किसी व्यक्ति या किसी बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब हम किसी बच्चे के व्यवहार को या किसी व्यक्ति के व्यवहार को स्टडी करते हैं, देखो, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान आएंगे तो हम बालक तक ज्यादा सीमित रहेंगे, क्योंकि बात जब शिक्षा की होगी, और शिक्षा, आपको जानकारी हो, एक बच्चे के व्यवहार को परिमार्जित करना ज्यादा आसान होता है एक व्यक्ति के व्यवहार की तुलना में। बच्चा बड़ा हो जाए उसके व्यवहार को सुधारना मुश्किल है, बच्चा छोटा होता है उसके व्यवहार को सुधारना आसान होता है। आपको जानकारी हो, जब हम किसी बच्चे के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हमने जो खोजे और अनुसंधान किए और उससे जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों का हम प्रयोग कैसी परिस्थितियों में? शैक्षणिक परिस्थितियों में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, जब हम एजुकेशनल सर्कमस्टांसेस में, यानी कि शैक्षणिक परिस्थितियों में जब इन निष्कर्षों का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन आएगा, व्यक्ति के व्यवहार में सुधार आएगा, और सुधार की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सुधार की इसी प्रक्रिया को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मैं दूसरे शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग लेना। मैं सीधी परिभाषा अगर कहूं ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को आप शिक्षा में प्रयोग में लो, ये एक नया विज्ञान बन जाएगा, एक नई शाखा बन जाएगी, एक नई ब्रांच बन जाएगी, और उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। अगर मैं
इसी शिक्षा मनोविज्ञान को शब्दों में लिखना चाहूं, इसे मैं अगर शब्द देना चाहूं शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन को, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को, तो मैं बताना चाहूंगा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कि जब देखो, एक तो हम सीधा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के निष्कर्षों का, मनोविज्ञान के तथ्यों का, मनोविज्ञान के जो भी परिणाम है उन परिणामों का आपको जानकारी हो शिक्षा में प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, निष्कर्षों का आपको जानकारी हो, मनोविज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग लेना, शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो शैक्षणिक परिस्थितियों में जब प्रयोग करेंगे तो बच्चे के व्यवहार में इंप्रूवमेंट होगा, और बच्चे के व्यवहार में इंप्रूवमेंट होगा, उसी को तो हम शिक्षा कहेंगे। आपको जानकारी हो, इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों और निष्कर्षों को, मनोविज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों और निष्कर्षों को जब शिक्षा में प्रयोग मिले तो शिक्षा मनोविज्ञान है। हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान को भी हम लोग मनोविज्ञान की तरह ही एक विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो, आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में, शैक्षणिक परिस्थिति स्कूल में भी क्रिएट हो सकती है, आंगनवाड़ी में भी क्रिएट हो सकती है, घर पर भी क्रिएट हो सकती है, प्ले स्कूल में भी क्रिएट हो सकती है। आपको जानकारी हो, शैक्षणिक परिस्थितियों में, शैक्षणिक परिस्थितियों में वो विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार, देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर रटा हुआ काम नहीं आता है। यहां कोई भी लाइन, कोई भी शब्द दे देते हैं और हमें अलग अलग तरीके से और अलग अलग एंगल से घूमकर पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा मनोविज्ञान आपको जानकारी हो, वो विज्ञान जो शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का, व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में हम कर सकते हैं, परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार में होने वाली परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है। यहां मैं महोदय स्किनर की एक डेफिनेशन के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूंगा। महोदय स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो व्यक्ति या मानव प्राणी के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। आपको ध्यान हो, जब हम स्किनर को पढ़ते हैं और जब हम अधिगम को पढ़ते हैं, तो वैसे अधिगम की परिभाषा तो आपको पता ही, अभ्यास, अनुभूति, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम का चैप्टर, अधिगम के लेक्चर्स में डिटेल से बात है। लेकिन आपको ध्यान हो, स्किनर महोदय ने क्या कहा, और स्किनर महोदय के बारे में जब मैंने मनोविज्ञान की अवधारणाएं बताई तब भी मैंने कहा आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार के विज्ञान पे जब मैं आया तो मैंने आपको क्या कहा था कि मनोविज्ञान को वॉटसन व्यवहार का सकारात्मक निश्चित विज्ञान कहता है, स्किनर अनुभव व्यवहार का विज्ञान कहता है, ड्राइवर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान जो मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करे वैसा बताता है, तो मैकडूगल आचरण और व्यवहार का विज्ञान कहता है। तो स्किनर की जब भी बात आएगी तो निश्चित सी बात है, स्किनर का जिक्र आया मतलब अपने को अनुभव और व्यवहार की बात तो करनी है। स्किनर के ऊपर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। इनके शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान देना। और शब्दों को जब कोट करें ना, तो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज परिभाषा परीक्षा में आए ही, और आप उसमें से कुछ बातें दिमाग के अंदर रख लो, कुछ क्लू पॉइंट्स उस लाइन के पकड़ लो। और क्योंकि परीक्षा के अंदर मान लो ये नहीं पूछा कि ये परिभाषा किसने लिखी, लेकिन इस पूछ लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य, और इस लाइन को वहां उठा लिया कि ये शिक्षा मनोविज्ञान है, तो पता होना चाहिए कि ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन है। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को
शैक्षणिक परिस्थितियों में, उन खोजों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के कह दो या व्यक्ति के कह दो, अनुभव व व्यवहार से संबंधित है। मानव प्राणियों के अनुभव व व्यवहार से संबंधित है। देखो परिभाषा ज्यादा होती है ना, तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखो परिभाषा परीक्षा में 1-2 भी आती है और हम 1-2 नंबर से मेरिट से रह गए तो बड़ा अफसोस होगा। इसलिए जहां मुझे लगता है, देखो सारी परिभाषाओं पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते, हजारों परिभाषाएं, लेकिन पूरी साइकोलॉजी में 100-150 ऐसी परिभाषाएं होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम निश्चित रूप से पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने यहां पर क्या बताया, मैंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान, देखो ध्यान से सुनना, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी खोजों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है। मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में आपको ग्राफिक से ये चीज समझा दी कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मतलब मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के लिए जो खोजे या अनुसंधान किए गए और उससे जो रिजल्ट निकले उनका शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करो, मतलब व्यवहार में परिमार्जन होगा, मतलब शिक्षा, और तब ये दोनों शब्द जुड़ जाएंगे और बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। यही तो मैं कह रहा हूं। और आपको ध्यान हो, स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी खोजों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है, जो मानव प्राणी के अनुभव और व्यवहार से संबंधित। और बात जब स्किनर की आएगी तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि स्किनर तो मनोविज्ञान को अनुभव और व्यवहार का ही तो विज्ञान कहता है, अनुभव और व्यवहार का ही तो विज्ञान मनोविज्ञान को कहता है। कौन? स्किनर। तो स्किनर तो मनोविज्ञान को अनुभव और व्यवहार का विज्ञान कहता है, तो वो यही तो कह रहा है कि जो मानव प्राणी के अनुभव और व्यवहार से संबंधित खोज है, मतलब मनोविज्ञान की चीज है, और उसका हम प्रयोग किसमें कर रहे हैं? शैक्षणिक परिस्थितियों में, मतलब शिक्षा में, और तब व्यवहार में परिमार्जन होगा और कहलाएगा क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। तो कान इधर से पकड़ो चाहे घुमाकर इधर से पकड़ो, बात तो वही की वही है। एक डेफिनेशन आपको मैं क्रो एंड क्रो, यानी कि हमारे बहुत मशहूर विद्वान, ठीक है ना, मशहूर तो है ही, क्रो एंड क्रो, आडा एंड हाडा, मशहूर विद्वान क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, बच्चा पैदा होता है और बूढ़ा होता है, जब सीखना जिंदगी भर है तो सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। सीखने के जो अनुभव है उसी का वर्णन और उसी की व्याख्या, क्योंकि जब आप सीखने के अनुभव का वर्णन करोगे तो सीखने में सुधार भी करोगे, और सीखने में सुधार करोगे तो व्यवहार में सुधार तो आ ही जाएगा। ये बात हमारे महोदय क्रो एंड क्रो कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एमटीआर डेफिनेशन है ये परिभाषा कई बार परीक्षा में पूछी गई है। देखो जहां महत्वपूर्ण परिभाषा होगी ना, मैं कह दूंगा, वो जरूर याद रखना, आप परीक्षा में पूछी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान, आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से लेके बुढ़ापे तक, तो आधा तो जन्म से लेके और बुढ़ापे तक आधा तो आधा ही रहता है, कौवा तो कौवा ही रहता है। तो आपको जानकारी हो, जन्म से वृद्धावस्था तक। अब देखो पूरी परिभाषा याद नहीं रहे, आप तो यूं याद रख लो कि जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक कौवा तो कौवा ही रहेगा, क्रो तो क्रो ही रहेगा, क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक यानी आजीवन सीखने के अनुभवों का, सीखने के अनुभव, क्योंकि सीखने के अनुभव जो है ना वही तो व्यवहार में परिमार्जन करवाएंगे। सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में एक परिभाषा यह आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेके, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक, मतलब जन्म से लेके और बुढ़ापे तक सीखने के अनुभव। देखो एक बात, जन्म से लेके और बुढ़ापे तक, यानी कि जन्म से बुढ़ापे तक जो भी सीखने के अनुभव है, जब आप जन्म से बुढ़ापे तक जाते 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 सीखने के अनुभव का वर्णन करोगे तो धीरे धीरे आपके सीखने में सुधार भी होगा, और सीखने में सुधार होगा यानी व्यवहार में परिमार्जन होगा। तो एक तरीके से जन्म से बुढ़ापे तक सीखने के जो अनुभव आ रहे हैं और उसका वर्णन और व्याख्या करो तो व्यवहार में परिमार्जन होता जाए, यह कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। चीज घुमा फिरा कर वही है कि आप
मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग कर रहे हो, आप व्यवहार में परिमार्जन के लिए, व्यवहार में सुधार करने के लिए ही तो साइकोलॉजी के रिसर्च को काम में ले रहे हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ध्यान देनी है। मैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण जो है परिभाषा देना चाहूंगा। हमारे एक बहुत मशहूर विद्वान थे पील महोदय ने यह कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ध्यान दें, पील महोदय ने क्या कहा? पील महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये लाल पीली परिभाषा पील ने दी। ठीक है, अपन याद करने के लिए कुछ कुछ तुकबंदियां करेंगे तो याद रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? पील ने। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? पील ने। एक और परिभाषा मैं दे रहा हूं, स्टीफन। देखो कुछ परिभाषा है, याद 5 बताता हूं ना तो 3 तो याद रहेगी। स्टीफन ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। बच्चे का जो शैक्षणिक विकास हो रहा है उसी का व्यवस्थित अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान पर है। अब आप ध्यान से सुनना, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने परिभाषाएं आपको दी है, 4 परिभाषाएं। कितनी परिभाषाएं? 4। पहला स्किनर की बात आती है तो हमारे को 2 शब्द याद आते, एक अनुभव और एक व्यवहार, क्योंकि मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा? अनुभव और व्यवहार का विज्ञान। जब ये 2 शब्द इन्होंने अनुभव और व्यवहार की बात करी तो आप देख लीजिए इनकी परिभाषा में भी अनुभव और व्यवहार है। उन खोजों को शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करना जो मानव प्राणी के अनुभव व्यवहार से संबंधित है। दूसरी परिभाषा क्रो एंड क्रो, आडा एंड आडा, मतलब जन्म से लेके बुढ़ापे तक आडा तो आडा ही रहे। तो जन्म से बुढ़ापा हमने शब्द पकड़ लिया और जन्म से बुढ़ापे तक सीखने के अनुभव का वर्णन व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो। पील बिल्कुल क्लीन और सीधी परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान। और स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये इतनी सारी परिभाषाएं जरूरी नहीं, देखो पूरी साइकोलॉजी में खूब डेफिनेशन आएगी। हम जब आगे एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश करेंगे इन परिभाषाओं को भी अलग से क्विज सेशन के अंदर लेके और इन परिभाषाओं को भी याद किया जाए, क्योंकि अक्सर हमारा एग्जाम पैटर्न है उसमें परिभाषाएं पूछी जाती है और पूछी जाती है तो हमें याद करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास चारा भी नहीं। और इन परिभाषाएं, मान लो डायरेक्ट परिभाषा नहीं भी पूछी मगर परिभाषा से अंदर से लाइन उठाकर एप्टीट्यूड बेस्ड सवाल पूछ लेते। मैं फिर एक बात आपको शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर समझा रहा हूं ग्राफिक्स मोड में। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहां 2 शब्द लिखे हैं। मैंने 2 शब्द क्या लिखे हैं? एक शब्द लिखा है शिक्षा और दूसरा शब्द लिखा है मनोविज्ञान। मैं बताना चाह रहा हूं इन दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए, मैं ये बताना चाह रहा हूं मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, आप बताइएगा। देखो अब आपकी पूरी अवधारणा क्लियर हो रही है। मनोविज्ञान क्या है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है पहले। तो मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आप क्या करोगे? जब आप व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करोगे तो आप विभिन्न प्रकार की खोजें करोगे, अनुसंधान करोगे, आप रिसर्च करोगे, ताकि आप क्या प्राप्त कर सके? ताकि आप नए नए निष्कर्षों को प्राप्त कर सके, आप नए नियम दे सके, आप नए निष्कर्ष और नए नियम दे सके। इस प्रकार का आपका प्रयास रहेगा। लेकिन इन निष्कर्षों को आप क्या करते हो? शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग करते हो। शैक्षणिक परिस्थितियां आंगनवाड़ी में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है। आप जब शैक्षणिक परिस्थितियों में इनका प्रयोग करोगे तो विद्यार्थियों
व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में क्या आएगा? सुधार आएगा, व्यवहार में परिमार्जन आएगा। और मैं बताना चाहूंगा, व्यवहार में परिमार्जन की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? शिक्षा। लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस एक साथ मिक्स हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। समझना, ये पूरा सर्कल है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। लेकिन व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए हमने जो खोजे और अनुसंधान करे, उन खोजों और अनुसंधानों से हमने क्या किए? निष्कर्ष निकाले। इन निष्कर्षों को हमने शैक्षणिक परिस्थितियों में जब प्रयोग किया तो व्यवहार में परिमार्जन आया, और व्यवहार में परिमार्जन की इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? शिक्षा कह रहे हैं। तो आप जब पूरे प्रोसेस को मिलाओगे, देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन है, लेकिन जब हम पूरे सर्कल को घुमाएंगे तो हमारा एक नया विज्ञान बन गया। और उस नए विज्ञान को हम क्या कह रहे हैं? उस नए विज्ञान को हम कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कह रहे हैं? उस नए विज्ञान को हम कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को पता होनी चाहिए। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा क्या कर देती है? ये गड़बड़ कर देती है। बहुत ज्यादा जो है ये गड़बड़ कर देती है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए बहुत अच्छे से हमको समझ में आना चाहिए। मैं शिक्षा मनोविज्ञान की बात हमने की, और मुझे लगता है शिक्षा मनोविज्ञान अब कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान की अवधारणाओं को शिक्षा में प्रयोग में लेना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या, देखो, मनोविज्ञान को तो हमने आत्मा का विज्ञान माना और मनोविज्ञान को शुरुआत में दर्शन शास्त्र का अंग माना, ये ठीक है। लेकिन क्या मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ये भी प्राचीन काल में होता था? जब हम ये कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का अंग मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था पर दर्शन शास्त्र का अंग था, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के ये सिद्धांत भी पुराने जमाने में जो दर्शन शास्त्र में पढ़े जाते थे उनको शिक्षा में प्रयोग लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? तो शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र शाखा थी या नहीं थी, हम वो बात कर ही नहीं रहे। हम तो केवल एक सैद्धांतिक बात कर रहे हैं कि जब हम फिलॉसफी में साइकोलॉजी को पढ़ते थे तो उन रिजल्ट्स को क्या हम एजुकेशन में यूज करते थे या नहीं करते थे, और करते थे तो हम कह सकते हैं कि वो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे एक मशहूर विद्वान कॉल सैनिक ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्लेटो के काल से है। प्लेटो, जो आजकल हम साइकोलॉजी में जो चीजें पढ़ते हैं, और प्लेटो उस जमाने में जो आत्मा के अध्ययन के दृष्टिकोण से दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे और पढ़ाते थे, उनको वो एजुकेशन में यूज करते थे। ठीक है, प्लेटो। लेकिन स्किनर महोदय कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी प्लेटो के चेले अरस्तु के काल से, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल से, ये पुराने जमाने की बात है। ध्यान देना, यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। कॉल सैनिक के अनुसार, एक तो मैं आपको बता रहा हूं कॉल सैनिक के अनुसार, ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कॉल सैनिक के अनुसार, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव स्किनर के अनुसार। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। हमारे पास कितने मत हो जाएंगे? 2। सबसे पहले अगर मैं कॉल सैनिक की बात करूं, देखो उस समय शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं था, लेकिन जो हम साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में पढ़ते थे उसको एजुकेशन में प्रयोग करने की बात हो रही है। तो कॉल सैनिक ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, इसका उद्भव प्लेटो के काल से है, और प्लेटो के काल से है इसका मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। लेकिन जब हम स्किनर की बात करते हैं, स्किनर कहता है कि प्लेटो का एक चेला अरस्तु, उस अरस्तु के काल से हम शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मान सकते हैं, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। आपको ध्यान हो, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव पर यह बात है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव पर यह हमारे को एक तथ्य मिलता है, और तथ्यात्मक रूप से ही परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कॉल सैनिक के अनुसार किसके जमाने से? प्लेटो के जमाने से।
उस समय स्वतंत्र विषय नहीं था, पर जो साइकोलॉजी हम फिलॉसफी में पढ़ते थे उसका एजुकेशन में प्रयोग किया जाना, आत्मा के अध्ययन के दृष्टिकोण से ही बात हो रही है। और स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सूत्रपात या इसका उद्भव वो किसके जमाने से माना जाना चाहिए? अरस्तु के जमाने से माना जाना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल और आता है, एक सवाल और यह आता है कि अगर मैं, देखो प्राचीन काल का तो हमें नहीं पता, लेकिन आज वर्तमान जमाने की अगर मैं बात करूं, और वर्तमान जमाने की अगर मैं बात करूं, तो एक सवाल यहां पर बनता है कि आधुनिक काल में शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज हम बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे को पढ़ाते समय यह विचार आता है कि मुझे कितना आता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे को पढ़ाना महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत ज्यादा आता है लेकिन गौण है अगर बच्चे को ना समझ में आए। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यही है कि हम बच्चे के दिमाग तक जाकर बच्चे को समझाए कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिकरण। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिकरण की बात जब मैं करता हूं, जब मैं शिक्षा में मनोवैज्ञानिकरण की बात करता हूं, एजुकेशन में साइकोलॉजी के यूज की बात करता हूं, और इसका मतलब ये कि हम जब क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैं बच्चे आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपने देखा होगा मैं एक चीज को कितनी तरीके से घुमाता हूं ताकि किसी बच्चे को एक बार में समझ में आता है, किसी को दूसरी बार में आता है, किसी को तीसरी बार में समझ में आता है, कोई 3-4 बार मैं समझाऊंगा फिर 1-2 बार घर पे पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो 3 बार मैं पढ़ाऊंगा 3-4 बार वो घर पे रिवाइज करेगा तब याद होगा। और कई कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिसको 1 बार नहीं 10 बार 15 बार 20 बार बताओ तो ही कहेगा है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में ये कोशिश करते हैं कि 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार तक वाले बच्चे तक तो कम से कम पहुंचे। हैं वाले बच्चे तक पहुंचना हमारे हाथ की बात नहीं है, ठीक है, उसको इंडिविजुअल एजुकेशन चाहिए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा में अगर आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो ऐसा कहते हैं कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। किसने किया? रूसो ने। शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान के दृष्टिकोण का प्रयोग करना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एजुकेशन के अंदर, इसका सूत्रपात रूसो ने किया। जब रूसो की बात आती है तो रूसो की एक बहुत मशहूर पुस्तक थी, ध्यान देना। ये रूसो, अगर आपने रूसो का नाम सुना है ना तो मैं बताऊं आपको कि रूसो जिसके बारे में, जिसकी बहुत मशहूर किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा अक्सर पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स करते हैं। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रूसो की एक मशहूर पुस्तक एमिल या इमाइल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमिल कहिए चाहे इमाइल कहिए। ये एक लड़का है जो इस किताब का मुख्य किरदार है, एमिल। मैं आपको अगर रूसो के जीवन में ले जाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा रूसो की मां का तो बचपन में ही देहांत हो गया। रूसो के बचपन में, उसके बचपन में नहीं, रूसो के बचपन में। रूसो के बचपन में ही रूसो की मां का डेथ हो गई। और जब रूसो के मां की डेथ हुई तो रूसो के पिताजी, आपको ध्यान हो, रूसो का लालन पालन ऐसी आयाओं के हाथ से हुआ जिन्होंने रूसो के जीवन को तबाह कर दिया, कबाड़ा कर दिया जीवन का। तो रूसो के जो महिलाओं के प्रति विचार थे वो थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन पुरुषों के प्रति विचार वो ज्यादा थे। रूसो, आपको ध्यान हो, ऐसा नहीं है कि रूसो, हालांकि रूसो के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन रूसो ने क्या कहा? रूसो एक बालक को, जिसका नाम उसने एमिल बताया, और आपको ध्यान हो ये जो किताब है ना एमिल, इसमें एक लड़के का जिक्र है जिसका नाम है एमिल और एक लड़की का जिक्र है जिसका नाम है सोफी। तो ये एमिल और सोफी, जिसको उसने प्रेमी और प्रेसी के रूप में इंडिकेट किया इस किताब के अंदर। रूसो कहता है कि एमिल की एजुकेशन तो स्वतंत्र वातावरण में हो, ठीक है, लेकिन सोफी की शिक्षा घर के बंद वातावरण में हो। मतलब लड़का तो बिल्कुल खुले वातावरण में स्वच्छंद तरीके से पढ़े। रूसो ने एक नारा दिया था, प्रकृति से जोड़ो। रूसो कहता था लड़कों को तो बिल्कुल प्रकृति से जोड़कर स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दो, लेकिन लड़कियों के बारे में क्या विचार थे कि लड़की, पढ़ी लिखी लड़की घर में फैले हुए प्लेग के रोग के समान है। ये मेरे विचार नहीं है, ये रूसो के विचार है। आज हम सभी रूसो के इन विचारों से सहमत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो पुरुष और महिला दोनों की एजुकेशन की बात करते हैं। तो दोनों की एजुकेशन की बात करते हैं और हम तो समानता की बात करते हैं। लड़के को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लड़की को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
आपको जानकारी हो। लेकिन मैं यहां बताना चाह रहा हूं, रूसो जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसने एक नारा दिया था। रूसो ने नारा क्या दिया था? प्रकृति से जोड़ो, मतलब बच्चे को शिक्षा प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में दो। हालांकि ये विचार केवल किसके बारे में थे? एमिल के बारे में, सोफी के बारे में नहीं थे। वो तो कहता था घर में पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी औरत प्लेग के रोग के समान है। और रूसो तो यहां तक कहता था कि औरत को इतना ही पढ़ाया जाए कि वो पुरुषों के काम आ सके, इतना ही एक औरत को पढ़ना लिखना चाहिए। ये मेरे विचार नहीं है, ये रूसो के विचार है, आपको ध्यान हो। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, रूसो बालक के स्वतंत्र वातावरण में बिना दंड बिना भय की शिक्षा का समर्थन करता है। लेकिन वो अलग बात है कि वो पर्टिकुलरली एमिल के लिए बात करता है। लेकिन भले ही एमिल के लिए ही सही, पर शिक्षा में कम से कम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात तो करी। वो कहता था कि बच्चे को, एमिल को दंड से दूर रखो, इसको हंसी खुशी में पढ़ाओ। उसने जो बातें एमिल के लिए कही, बाद में मनोविज्ञान ने वो बातें सभी बच्चों के लिए कही। तो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, रूसो ने आधुनिक काल की अगर बात करें, ध्यान दें, अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में शिक्षा में, आधुनिक काल में शिक्षा में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिकीकरण, या शिक्षा में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? कि बच्चे को बंद वातावरण में मत पढ़ाओ, खुले वातावरण में पढ़ाओ, बच्चे को हंसी खुशी पढ़ाओ, उसको क्षण का भय मत दिखाओ। ये शिक्षा में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का, बच्चे को समझो, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को डर नहीं हो, बच्चे को छड़ी का भय नहीं हो। ये सारी चीजें आधुनिक काल में शिक्षा में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया। और रूसो की इस पुस्तक का नाम भी अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जिसमें उसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिकरण की बात की। उस पुस्तक का नाम क्या है? एमिल। एमिल है, कई जगह एमाइल भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। यहां हम रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक की बात नहीं कर रहे। आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ी है तो आपको ध्यान हो, फ्रांस की राज्य क्रांति का जो मोटो था ना, वो रूसो के ही तो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ठीक है। लेकिन हम फ्रांस की क्रांति की बात यहां नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान हो, एमिल इस पुस्तक के अंदर, मैं ये कहूंगा कि इस पुस्तक के अंदर रूसो बालक की स्वतंत्र वातावरण में बिना भय की शिक्षा का समर्थन करता। बालक का, बालिका नहीं, बालक की। ये बात अलग है कि उसके अपने व्यक्तिगत हालात रहे, क्योंकि वो लड़कियों के खिलाफ क्यों था? क्या शुरू से ऐसा था? नहीं, उसका लालन पालन ऐसी आया हो कि आज से हुआ, जिसने उसका जीवन बिगाड़ दिया। तो महिलाओं के प्रति उसके विचार नेगेटिव हो गए, लैंगिक पूर्वाग्रह आ गया, ठीक है ना। बालक की स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा, बालक की स्वतंत्र वातावरण के अंदर शिक्षा हो तथा बिना आपको ध्यान हो, बालक की स्वतंत्र वातावरण में और बिना दंड भय के, बिना दंड की शिक्षा, स्वतंत्र वातावरण में बिना दंड या बिना भय के शिक्षा होनी चाहिए। इसका समर्थन किया था किसने? इसका समर्थन किया था महोदय रूसो ने। रूसो एक बहुत मशहूर विद्वान हुआ, आपको जानकारी हो। इस रूसो के बारे में कहते हैं कि इसने आधुनिक जमाने के अंदर शिक्षा में सबसे पहले अगर कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आया तो निश्चित रूप से वो विद्वान कौन था? वो विद्वान रूसो था। लेकिन एक और सवाल भी आता है परीक्षा में, कभी कभी एक तथ्य पूछते हैं कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ठीक है, पर शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसका वैज्ञानिकीकरण किसने किया या उसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित किसने किया? तो उसमें पेस्टोलॉजी, अल्बर्ट और फॉबेल जैसे लोगों के नाम आते हैं। यह भी एक तथ्य कभी कभी पूछ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण, शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण, या यूं कह दूं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उसे स्थापित करने का श्रेय, शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण कह दो या शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में
स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसके अंदर भी 2-3 नाम आएंगे। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किसने स्थापित किया? तो एक नाम आता है पेस्टोलॉजी। जब आप शिक्षण विधियां पढ़ोगे ना, तो ये पेस्टोलॉजी पर्यटन विधि का जन्मदाता है। देखो, जहां अतिरिक्त बातें आती है ना, वो भी आप नोट कर लिया करो। पर्यटन विधि, शिक्षण विधियों में एक पर्यटन विधि आती है, तो हम पेस्टोलॉजी की बात करते हैं। एक बहुत मशहूर विद्वान हर्बर्ट, आप हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना पढ़ेंगे ना, आगे शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं ना, तो हर्बर्ट। इसी तरीके से एक महोदय फ्रोबेल। जब फ्रोबेल का नाम आता है तो हमें किंडरगार्टन याद आता है। क्या याद आता है? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मतलब बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा, बच्चों का बागीचा। आपको जानकारी हो तो पेस्टोलॉजी जो पर्यटन विधि के जन्मदाता है, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना, फ्रोबेल का किंडरगार्टन। तो ये जब आपको जानकारी हो, ये जो लोग हैं कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करना या उसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से हमें जो शख्स याद आता है, जो विद्वान याद आते हैं, उसमें हमें हर्बर्ट की याद आती है, उसमें हमें फ्रोबेल की याद आती है, उसमें हमें पेस्टोलॉजी की याद आती है। मैं बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर हमारे को ये ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात हो, वैज्ञानिकीकरण करने की बात हो, तो निश्चित रूप से हर्बर्ट का नाम, फ्रोबेल का नाम, पेस्टोलॉजी का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हमारे को जो है वो देखने को मिलेंगे। एक बात शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कुछ तथ्यों की बात जब चल रही है, तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जब बात करते हैं तो दुनिया का पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट किसे माना जाता है आधुनिक काल में? आधुनिक काल के अंदर दुनिया का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, मतलब आपको जानकारी हो, दुनिया का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो ये सवाल अगर कभी परीक्षा में पूछे तो आपको ध्यान रखना है थॉर्नडाइक। ये सवाल अगर कभी पूछ ले परीक्षा के अंदर, क्योंकि आपको ध्यान हो, हम शिक्षा जगत में अधिगम के सिद्धांतों की बात करते हैं, और जब अधिगम की बात आएगी तो अधिगम के नियम देने वाले ही महोदय थॉर्नडाइक थे। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे मानते हैं? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को मानते हैं। आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय के रूप में शुरुआत की बात जब आधुनिक काल में आती है तो कहते हैं कि 1880 के अंदर फ्रांसिस गॉल्टन के अध्ययन से, फ्रांसिस गॉल्टन जिनको हम व्यक्तिक विभिन्नता मनोविज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, उनके अध्ययनों से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1880 में मानी जाती है। लेकिन औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टैनली हॉल के प्रयासों से मानेंगे, जब स्टैनली हॉल, उनकी एक पत्रिका आती थी जो वो प्रकाशित करते थे, पेडागोजिकल सेमिनरी, जिसमें वो ये बताते थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को एजुकेशन में कैसे यूज किया जाए। देखो, तथ्य है, जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट ही बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की बात जब हम करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1880 में, देखो एक विषय के रूप में जब बात हो रही है तो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1880 में फ्रांसिस गॉल्टन, ध्यान देना, व्यक्तिक विभिन्नता के चैप्टर में बताऊंगा, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सबसे पहले गॉल्टन ने किया था, ठीक है ना। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया, और व्यक्तिक, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर आज आपके बीएड और एसटीसी के पाठ्यक्रम में एजुकेशन साइकोलॉजी है, अगर आज आपके सीटेट में, रीट में, आरटेट में, सुपरटेट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, किसी भी प्रकार की टीचर भर्ती में साइकोलॉजी है, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि उसके पीछे व्यक्तिक भिन्नताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमें साइकोलॉजी ने व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान कराया और उस ज्ञान का उपयोग ही हम शिक्षा में, क्लास में कर रहे हैं। मैं एक चीज को 2-4 बार बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे, अगर मान लो 1000 बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं तो 1000 के अंदर सभी बच्चे अलग अलग
माता पिता की संतान है, उनका दिमाग भी अलग अलग है, उनका आईक्यू भी अलग है, उनकी रुचि भी अलग है। कोई एक बार में कैप्चर कर लेगा, कोई 4 बार में कैप्चर करेगा, और हर एक व्यक्ति के समझने का तरीका भी अलग है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चा समझ पाए। तो 1880 में फ्रांसिस गाल्टन के जो अध्ययन है, मैं बताना चाह रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत वैसे तो 1880 के अंदर फ्रांसिस गाल्टन के अध्ययन से मानी जाती है। और फ्रांसिस गाल्टन जिन्होंने व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किया, और हम शिक्षा जगत में उन्हीं व्यक्तिक भिन्नताओं की बात करते हैं और उन्हीं व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सबसे पहले करने वाला फ्रांसिस गाल्टन था। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी के प्रयासों से या इसी के अध्ययनों से 1880 में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला, आपको ध्यान हो, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला की बात करूं, अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला की बात करूं तो यह मानी जाती है 1889 में स्टैनली हॉल के प्रयासों से। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टैनली हॉल के प्रयासों से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला, ये स्टैनली हॉल है ना, जिसने किशोरावस्था का अध्ययन किया, जिसने एडोलसेंस किताब लिखी। और जब मैं विकास की अवस्थाओं का चैप्टर आऊंगा तो मैं बताऊंगा, इनका एक बहुत मशहूर कोटेशन है, एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था दबाव, तूफान और झंझावातों का काल है। ये स्टैनली हॉल वही है। तो 1889 में स्टैनली हॉल के प्रयासों से, स्टैनली हॉल अमेरिका के मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, और आपको मैं बताना चाह रहा हूं स्टैनली हॉल के प्रयासों से विधिवत शुरुआत, औपचारिक शुरुआत शिक्षा मनोविज्ञान की मानी जाती है। वो एक पत्रिका भी निकालते थे जिसका नाम था पेडागोजिकल सेमिनरी करके, पेडागोजिकल सेमिनरी। आपको ध्यान हो, इनकी एक बहुत मशहूर किताब थी पेडागोजिकल सेमिनरी करके। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, पेडागोजिकल सेमिनरी करके जो है इनकी बहुत मशहूर किताब है। पेडागोजिकल सेमिनरी करके इनकी बहुत मशहूर जो है किताब, मैं आपकी जानकारी के अंदर जो है वो लाना चाहूंगा। आपको जानकारी हो, पेडागोजिकल सेमिनरी करके उनकी किताब है, और ये किताब, ये पत्रिका, ये मैगजीन, पेडागोजिकल सेमिनरी नाम की पत्रिका वो निकाला करते थे 1889 के अंदर स्टैनली हॉल। उनके प्रयासों से उन्होंने पेडागोजिकल सेमिनरी नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया, और जिसमें वो बताते थे कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज को कैसे जो है शिक्षा में यूज करना है। एक बात और कह दूं, ये जो स्टैनली हॉल है ना, इसको बाल विकास आंदोलन का पिता भी कहते हैं। स्टैनली हॉल की बात होती है ना, क्योंकि उन्होंने किशोरावस्था पर अध्ययन किया, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पर काफी जो है वो बात करी थी, इसीलिए बाल विकास आंदोलन का पिता भी स्टैनली हॉल को माना जाता है। देखो, ये छोटे छोटे सवाल है लेकिन बड़े सवाल है। बाल विकास आंदोलन का पिता किसे माना जाता है, तो अपने को ध्यान रखना है, बाल विकास आंदोलन का पिता स्टैनली हॉल को माना जाता है। बाल विकास आंदोलन का पिता किसे माना जाता है, स्टैनली हॉल को माना जाता है। मगर आपको जानकारी हो, शिक्षा मनोविज्ञान 1880 में फ्रांसिस गाल्टन के प्रयासों से शुरू माना जाता है। फ्रांसिस गाल्टन ने जब व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन किया तो हमने माना कि अब एजुकेशन साइकोलॉजी है, लेकिन औपचारिक आधारशिला 1889 में जब पेडागोजिकल सेमिनरी लिखी वहां से मानते। लेकिन एक तथ्य आपको और बता दूं, शिक्षा मनोविज्ञान को एक निश्चित व्यवस्थित यथार्थ स्वरूप जो मिला वो थॉरनडाइक, फ्रॉबेल, हर्बर्ट, गाल्टन, इन सब के प्रयासों से, जो प्रयास 1880 से हो रहे थे और 1920 तक चले। कहते हैं कि 1920 में थॉरनडाइक, फ्रॉबेल, हर्बर्ट, गाल्टन आदि के प्रयासों से ये निश्चित और व्यवस्थित स्वरूप पाकर एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्रारंभ हो गया। ध्यान दें, कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को 1920 में गाल्टन, फ्रॉबेल, थॉरनडाइक, हर्बर्ट, फ्रॉबेल,
गॉल्टन आदि के प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप मिला, एक व्यवस्थित, आपको जानकारी हो, थॉर्नडाइक, हर्बर्ट, गॉल्टन, ठीक है ना, इन सब के प्रयासों से व्यवस्थित व निश्चित स्वरूप मिला तथा शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विषय के रूप में शुरू हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। व्यवस्थित विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी के संदर्भ में कुछ तथ्यों की बातें मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में की है। मैं शिक्षा समझा चुका हूँ, मनोविज्ञान समझा चुका हूँ, और मैंने शिक्षा मनोविज्ञान भी आपको तसल्ली से समझाया। उम्मीद करता हूँ आपका शिक्षा का, मनोविज्ञान का और शिक्षा मनोविज्ञान का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। साइकोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और समझ विकसित करिए, सवाल परीक्षा में कैसा भी आए तो आप कर पाओगे। और कोई सोच रहा है कि सर लिखाएंगे और वैसा का वैसा आएगा, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा वहम है, और वहम का इलाज हकीम के पास भी नहीं होता। चलिए, पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और खूब पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।